हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशन कुमार और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे फरवरी 2020 के एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स। तो ऐसे ही हर महीने एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ डाउनलोड होने में कुछ दिनों से दिक्कत आ रही थी, उसको हमने सही कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से आप सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एपेडा और सीएफटीआरआई इन दोनों के बीच में एमओयू साइन किया गया। कब किया गया? 3 फरवरी 2020 को। एपेडा क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। सीएफटीआरआई क्या है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन दोनों के बीच में एमओयू साइन किया गया। इस एमओयू के तहत सीएफटीआरआई टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो भी फूड इंडस्ट्रीज हैं उनको। इससे क्या होगा? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को, जो भी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा और जो भी दूसरे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एपेडा इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। एपेडा की स्थापना हुई थी 1986 में। एगमार्क की कब हुई थी? एगमार्क की हुई थी 1937 में। नाबार्ड की कब हुई थी? ये सारे इंपॉर्टेंट है जिनका पूछा जाता है एग्जाम में। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। उसके बाद नैफेड एक है, इसका भी कई बार पूछ देते हैं। नैफेड इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। नैफेड का क्या मतलब होता है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद एक और है ट्राइफेड। ट्राइफेड इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। ट्राइफेड का क्या मतलब होता है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे। एक स्टडी कंडक्ट कराई गई है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा और इस स्टडी में यह रिपोर्ट किया गया है कि जब से सॉइल हेल्थ कार्ड का यूज होने लगा है किसानों के द्वारा, तब से फर्टिलाइजर यूज में गिरावट हुई है हमारे देश में। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो गिरावट हुई है बिकॉज ऑफ यूज ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड, फर्टिलाइजर यूज में जो कमी आई है वो कितना परसेंट है? वो है 10%। मतलब पहले जो किसान फर्टिलाइजर का यूज करते थे, अब 10% कम फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है हमारे देश में। और कुछ और बातें बताई गई हैं, जैसे 5 to 6% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है सॉइल की। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब लॉन्च किया गया था? 2015 में, 19 फरवरी 2015 में। 1 फरवरी 2020 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट 2020-21 प्रेजेंट किया। इस यूनियन बजट में टोटल अमाउंट कितना अलोकेट किया गया है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सेक्टर के लिए? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सेक्टर के लिए तो टोटल अमाउंट अलोकेट किया गया है 2.83 लाख करोड़ रुपीस, जिसमें से एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपीस और 1.23 लाख करोड़ रुपीस है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के लिए। टोटल एग्रीकल्चरल क्रेडिट का टारगेट कितना है? 15 लाख करोड़ क्रेडिट टारगेट है। अब कोरोना वायरस आने के बाद ये सारे रियल एस्टिमेट कितना होता है, रियल अलोकेशन कितना होता है, ये तो बाद में पता चलेगा। 10 फरवरी 2020 को किस राज्य ने कावेरी डेल्टा को प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन डिक्लेयर कर दिया है? यह राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम है एडापडी के पलनीस्वामी, जिन्होंने कावेरी डेल्टा को प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन डिक्लेयर कर दिया है। अब इसके बाद क्या होगा? कोई भी प्रोजेक्ट चलाने के लिए, कावेरी डेल्टा में कोई भी प्रोजेक्ट चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जा रहा है नई दिल्ली में और इसका उद्घाटन किया गया हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा। वर्ल्ड पल्सेस डे क्यों मनाया जाता है? प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस को प्रमोट करने के लिए, पल्सेस के प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पल्सेस सॉइल के लिए, सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है पल्सेस। अगर हम पल्सेस लगाते हैं मिट्टी में तो सॉइल फर्टिलिटी को ये इंप्रूव करता है। इसके अलावा 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के रूप में डिक्लेयर किया गया था। और ये कब डिक्लेयर किया गया था? 2013 में। तो कंफ्यूज नहीं हुआ, 2013 में डिक्लेयर किया गया था, 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के रूप में। इसके बाद 2016-17 में इंडिया पल्सेस प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गया।
उसके बाद ये जो 10 फरवरी को इंटरनेशनल पल्सेस डे के रूप में मनाया जाता है, ये कब से मनाया जा रहा है? 2019 से। तो ये सारे ईयर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद 2018-19 में टोटल पल्सेस का प्रोडक्शन कितना हुआ था हमारे देश में? 22 मिलियन टन। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, IFAD, ये यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है जो कि पूरे विश्व में हंगर और पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए काम करती है, मेनली डेवलपिंग कंट्रीज में। तो इसका 43rd सेशन हुआ 11 फरवरी से 12 फरवरी तक, 2 दिन का ये सेशन था रोम में। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि IFAD इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। 1974 में वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस WFC हुआ था, जिसमें IFAD इसकी स्थापना की गई थी। 2015 में पूरे विश्व के वर्ल्ड लीडर्स मिले थे और उन्होंने एक टारगेट सेट किया था पूरे विश्व से हंगर को खत्म करने का, भूख को खत्म करने का, ताकि किसी की भी मौत भूख से ना हो। तो ये टारगेट था 2030 तक का, मतलब 2030 तक पूरे विश्व से हंगर को मिटा देना है, भूख को मिटा देना है। 12 फरवरी 2020 को यूनियन कैबिनेट ने पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 इसको अप्रूव कर दिया पार्लियामेंट में। इस बिल का मेन एम है फार्मर्स के लिए सेफ एंड इफेक्टिव पेस्टिसाइड बनाना। मतलब अब अगर किसी किसान को उसके फसल में किसी पेस्टिसाइड के यूज करने से अगर कोई नुकसान होता है तो फिर मैन्युफैक्चरर को कंपेंसेशन देना पड़ेगा किसान को। तो ये है इस बिल में, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 में। तो WHO पेस्टिसाइड को क्लासिफाई करता है बेस्ड ऑन हजार्ड्स क्रिएटेड बाय देम, मतलब किस पेस्टिसाइड से फसल को कितना नुकसान होता है। तो इसके अकॉर्डिंग WHO पेस्टिसाइड्स को क्लासिफाई करता है। कैसे क्लासिफाई करता है? 1A, 1B, 2 और 3 में। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एक्सट्रीमली हजार्डस पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? तो क्लास 1A के जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो एक्सट्रीमली हजार्डस पेस्टिसाइड्स होते हैं। उसके बाद क्लास 1B में होते हैं हाईली हजार्डस पेस्टिसाइड, HHP। क्लास 1A में क्या होता है? EHP, एक्सट्रीमली हजार्डस पेस्टिसाइड। क्लास 2 में कौन से पेस्टिसाइड्स आते हैं? क्लास 2 में आते हैं, क्लास 2 में मॉडरेटली हजार्डस पेस्टिसाइड। क्लास 3 को यहां लिख रहा हूं, क्लास 3 में कौन से पेस्टिसाइड्स आते हैं? स्लाइटली हजार्डस पेस्टिसाइड्स। तो हमारे देश में लगभग टोटल 234 पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, जिसमें से क्लास 1A कैटेगरी में कितने पेस्टिसाइड्स हैं? 4। क्लास 1B जो हाईली हजार्डस पेस्टिसाइड्स होते हैं, इसमें कितने पेस्टिसाइड्स हैं? 15। क्लास 2 मॉडरेटली हजार्डस जो है, इनमें कितने हैं? अराउंड 76। और जो बच गए वो स्लाइटली हजार्डस पेस्टिसाइड्स हैं। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। और जो भी 234 पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं हमारे देश में, इनमें केवल 40% है ऐसे पेस्टिसाइड जो कि रजिस्टर्ड हैं। 12 फरवरी 2020 को एक MOU साइन किया गया इंडिया और आइसलैंड के बीच में इन द फील्ड ऑफ फिशरीज। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2020, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ फिशरीज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इंडिया के GDP में कितना है? मतलब इंडिया के टोटल GDP में तीनों को मिलाकर के, फिशरीज, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, इन तीनों को मिलाकर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? टोटल कंट्रीब्यूशन है 6.58%। इसके अलावा 2018-19 में टोटल एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स कितना था? 13.92 लाख टन यूनिट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसी सर्वे में बताया गया था 2018-19 में टोटल फिश प्रोडक्शन हमारे देश का था 13.42 मिलियन टन, ठीक है। यहां पर लाख टन था, यहां पर है मिलियन टन। इसके अलावा 2018-19 में टोटल कितना बजट अलोकेट किया गया था, कितना अमाउंट अलोकेट किया गया था इस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए? टोटल अमाउंट था ₹7,522 करोड़। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल पहली बार मनाया जा रहा है हमारे देश में 21 फरवरी 2020 से 23 फरवरी 2020 तक मनाया जाएगा, मतलब 3 दिन का ये फेस्टिवल होगा। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल किस शहर में मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा नई दिल्ली में, और ये अपने तरह का पहला इस तरह का कोई ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल है। और इसका थीम क्या होगा? अनलिशिंग इंडियाज ऑर्गेनिक मार्केट पोटेंशियल। अनलिशिंग इंडियाज ऑर्गेनिक मार्केट पोटेंशियल। इंडिया पूरे विश्व में 9th
नाइन्थ लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल ऑर्गेनिक मार्केट है और हर साल लगभग 1.7 मिलियन टन्स ऑर्गेनिक फूड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं हमारे देश में। 17 फरवरी 2020 को फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उदयपुर राजस्थान में, और ये ऑर्गेनाइज कराया गया था, ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये स्कीम कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था साल 2016 में, और दो स्कीम को रिप्लेस करके ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम को लॉन्च किया गया था। पहला था मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम और दूसरा था नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम के अंतर्गत किसानों को खरीफ क्रॉप्स के लिए अगर उनका इंश्योरेंस कराते हैं तो 2% प्रीमियम पे करना होता है और रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% करना होता है। कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताइए हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स के लिए कितना प्रीमियम किसानों को पे करना होता है। सॉइल हेल्थ कार्ड डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 फरवरी को। 19 फरवरी 2015 को सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च किया गया था। इस साल सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के 5 सक्सेसफुल ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि सॉइल हेल्थ कार्ड इसको यूज करने से हमारे देश में जो फर्टिलाइजर का यूज है वो 10% तक कम हुआ है और सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो 6% इंक्रीज हुआ है, 5 से 6% इंक्रीज हुआ है। और 5 साल कंप्लीट हुए हैं इसके, और अब तक टोटल 110 करोड़ टोटल सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जा चुके हैं, इशू किए जा चुके हैं किसानों को। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने अनाउंस किया है कि हमारे देश में तिलहन मिशन लॉन्च किया जाएगा। यह अनाउंसमेंट किया गया 19 फरवरी 2020 को सॉइल हेल्थ कार्ड डे मनाया जा रहा था, वहां पर इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि तिलहन मिशन लॉन्च किया जाएगा हमारे देश में ताकि ऑयल सीड प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके हमारे देश में। क्वेश्चन आपके लिए यह है कि इंडिया का पूरे विश्व में क्या रैंक है वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन में? तो हमारे देश का रैंक है फर्स्ट, और इंडिया पूरे विश्व में चौथी सबसे बड़ी वेजिटेबल ऑयल इकोनॉमी है। फर्स्ट पे है यूएसए, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है ब्राजील और चौथे पे आता है इंडिया वेजिटेबल ऑयल इकोनॉमी। इसके अलावा टोटल क्रॉप एरिया का 13% हमारे देश में ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए यूज होता है। उसके बाद पूरे विश्व का टोटल जो वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन है उसका 6 to 7% हमारे देश में होता है। उसके बाद टोटल एडिबल ऑयल कंजम्पशन पूरे विश्व का 9 to 10% हमारे देश में होता है। इसके अलावा एक स्कीम लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा 2014-15 में, नाम था उसका नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, ताकि ऑयल सीड्स के जो ऑयल सीड का प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। 5 साल के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था 2014-15 से 2018-19 तक के लिए। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड DIDF में इंटरेस्ट सबवेंशन रेट को बढ़ा दिया गया है। पहले होता था 2% और अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 2.5%। तो आपके लिए क्वेश्चन यही था कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन है उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है 2.5%। पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2020 को 1 साल हो गए इसके इंप्लीमेंटेशन के, और ये स्कीम लॉन्च किया गया था ताकि किसानों को एक इनकम सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीएम किसान। ठीक है, तो 1 साल हो गए इसके इंप्लीमेंटेशन के। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अंडर दिस स्कीम हाउ मच अमाउंट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू हेल्प फार्मर्स एज इनकम सपोर्ट, तो कितना अमाउंट इसमें किसानों को उनके बैंक अकाउंट में प्रोवाइड किया जाता है? तो इसमें दिया जाता है 6,000 रुपए पूरे साल में, 2-2 हजार करके 3 बार में 6,000 रुपए पूरे साल में दिए जाते हैं। और 1 साल इसका हो गया, और इस साल पीएम किसान मोबाइल ऐप, पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, मोबाइल ऐप। 27 फरवरी 2020 को 32 प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के अंडर। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY ये किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 2016 में, और ये जो 32 प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए हैं इससे टोटल 15,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और
2016 में 4 साल के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ये स्कीम लॉन्च किया गया था 2020 तक, 2016 से 2020 तक के लिए लॉन्च किया गया है। और जो टोटल अलोकेशन है, टोटल फंड अलोकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस स्कीम में, वो है ₹6000। मेरे बारे में अगर कुछ जानना है तो ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, facebook.com/IM रोशन कुमार सिंह। आप यहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। किसी तरह का कोई डाउट हो, किसी तरह का कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और ऐसे ही मंथली एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। काफी दिक्कत हो रही थी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, अब एक नया लिंक मैंने बनाया, उस पर से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज रोशन कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।